नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। आज हम पढ़ेंगे बेटा 5 नंबर जनजाति और इस पार्ट का लास्ट वीडियो या क्लास है ये। इसी के साथ जो हमारा राजस्थान संबंधी पाठ्यक्रम में दिया हुआ था वो आज पूर्ण हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। आज की जो हमारी जनजाति रहेगी प्रथम वो है डामोर। सबसे पहले हम देखते हैं डामोर का निवास स्थान। तो कहाँ पे ये निवास करती है? निवास की अगर हम बात करें तो ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में निवास करती है बेटा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में ये जनजाति क्या करती है? निवास करती है। तो सर्वाधिक की बात करें तो जो डामोर जनजाति है वो कहाँ पे निवास करती है? सर्वाधिक करती है बेटा डूंगरपुर में। सर्वाधिक कौन से जिले में निवास करती है? डूंगरपुर में निवास करती है। और विशेष बात की जाए कि डूंगरपुर में कहाँ पे, तो डूंगरपुर में कहाँ पे? सिमलवाड़ा जो पंचायत है। कौन सी पंचायत में? सिमलवाड़ा पंचायत में। सिमलवाड़ा पंचायत में डामोर जनजाति है वो सर्वाधिक देखने को हमें मिलती है। और सिमलवाड़ा कहाँ पे है? डूंगरपुर में है। अगले पॉइंट में अगर हम देखें तो इनकी जो उत्पत्ति है वो किससे हुई थी ये देखेंगे। अब उत्पत्ति की बात करें तो इनकी उत्पत्ति किससे मानी गई है? तो इनकी उत्पत्ति मानी गई है बेटा राजपूतों से। इनकी उत्पत्ति किनसे मानी गई है? राजपूतों से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। अब अन्य नाम की बात करें कि अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इनको अन्य डामरिया नाम से पुकारा जाता है या फिर डामरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डामरिया कहा जाता है। आगे हम बात करें कि डामोर जनजाति है वो एकांकी परिवार का प्रचलन है। यानी इस जनजाति में भी क्या है? में भी एकांकी परिवार प्रचलन में है। यानी इस जनजाति में भी एकांकी परिवार है वो क्या है? प्रचलन में है। इनके जो परिवार का मुखिया होता है वो कौन होता है? पिता होता है। इनके परिवार का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? पिता होता है। और पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं ये देखो। अब डबल मुखिया हो गए बेटा। देखो, एक तो परिवार का मुखिया है, परिवार का मुखिया क्या होता है? पिता। लेकिन पंचायत के मुखिया की अगर हम बात करें तो पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, पंचायत के मुखिया को कहा जाता है मुखी। क्या कहा जाता है? मुखी कहा जाता है। मुखिया, मुखी यानी या हटाना है, मुखिया। अब बात करते हैं कि इनके परिवार में बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। यानी एक व्यक्ति एक से अधिक पत्नियां अपने साथ रख सकता है। ठीक है। अब बात करें बेटा इसमें इनके मेलों की। बहुपत्नी, बहुविवाह भी बोल सकते हो। मेला
तो मेला तो याद रह जाएगा बेटा, नाम ही ऐसा है। कौन सा मेला है? छेला बाऊजी। कौन सा है? छेला बाऊजी। छेलो की पड्डन और बोलते हैं ना हम क्लास में, वही बात है बेटा। छेला बाऊजी याद रह जाएगा। कौन सा है? छेला बाऊजी। और दूसरा है ग्यारस की रेवाड़ी। कौन सा है? ग्यारस की रेवाड़ी। डामोरों के क्या बताए गए हैं? प्रसिद्ध मेले बताए गए हैं। इनके अलावा अगर हम देखें कि और इसमें क्या हम देख सकते हैं, डामोर में ज़्यादा कुछ नहीं है बेटा, थोड़ा सा दिया हुआ है। तो डामोर लोग हैं वो मक्का व चावल की कृषि करते हैं। मक्का व चावल की कृषि। किसकी कृषि करते हैं? मक्का व चावल की कृषि करते हैं। और इनके आजीविका का आधार क्या है? यानी इस जनजाति के लोग अपना जो जीवन व्यतीत करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं? तो किसके दौरान करते हैं? एक तो आखेटन और एक संग्रहण के। आजीविका का आधार, इनकी आजीविका का आधार क्या है? आखेटन, संग्रहण। ठीक है, तो एक बार डामोर को अच्छे तरीके से वापस देखते हैं, याद भी हो जाएगा। डामोर इतनी है बेटा जितनी आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो अच्छे तरीके से देखो डामोर को कि डामोर है वो किन किन जिलों में निवास करती है। पहली बात तो ये है कि डामोर जनजाति कहाँ निवास करती है, यानी इनके निवास स्थान बताने हैं हमें। निवास स्थानों में देखें तो पहला जो स्थान आता है वो डूंगरपुर, दूसरा है बांसवाड़ा और तीसरा कौन सा आता है? उदयपुर आता है। कहाँ निवास करते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में। अब बात करें कि सर्वाधिक कहाँ पे निवास करते हैं? सर्वाधिक कहाँ पे निवास करते हैं? डूंगरपुर में निवास करते हैं। लेकिन डूंगरपुर में भी याद रखना है कि कौन सी पंचायत यानी कौन सा क्षेत्र विशेष है जहाँ पे ये जनजाति निवास करती है। तो क्षेत्र विशेष की अगर बात की जाए तो कौन सा क्षेत्र विशेष आता है? शिमलवाड़ा पंचायत। कौन सा है? शिमलवाड़ा जो पंचायत है वहाँ पे ये जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। फिर डामोर जनजाति की आगे हम बात करें तो इनकी जो उत्पत्ति है वो किनसे बताई गई है, यानी डामोर की उत्पत्ति किनसे हुई थी? तो आपको बताना है डामोर की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई थी? राजपूतों से हुई थी। किससे हुई थी बेटा? राजपूतों से हुई थी। अगला पॉइंट आता है कि जो डामोर हैं उन्हें किस नाम से पुकारा जाता है या फिर क्या कहा जाता है? तो डामोर को क्या कहा जाता है बेटा? डामरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डामरिया कहा जाता है। आगे हम देखते हैं कि इस जनजाति में भी कौन सा प्रचलन है? एकांकी परिवार प्रचलन में है। कौन सा है? एकांकी परिवार है वो प्रचलन में है। आगे देखते हैं कि इनका जो मुखिया होता है, ध्यान देना, मुखिया होता है, परिवार का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? पिता। और पंचायत का जो मुखिया होता है वो क्या होता है? मुखी होता है। क्या होता है? मुखी होता है। इस परिवार में या फिर इस जो समाज में हम बात करें तो बहु विवाह है या फिर मैं कहूँ बहुपत्नी प्रथा भी क्या बताई गई है? प्रचलन में बताई गई है। यानी एक व्यक्ति एक, दो या फिर उससे अधिक पत्नियां रख सकता है, यानी कई बार विवाह कर सकता है। कोई रोक टोक नहीं कि तो विवाह करो। ठीक है। मेलों की बात की जाए कि डामोर जनजाति के प्रसिद्ध मेले कौन कौन से हैं? तो कौन सा है बेटा? छेला बाऊजी। कौन सा है? छेला बाऊजी। और दूसरा कौन सा है? ग्यारस की रेवाड़ी। दूसरा कौन सा है? ग्यारस की
रेवाड़ी। फिर लास्ट पंक्ति में हमने देखा कि डामोर जनजाति के लोग हैं वो मक्का व चावल की कृषि करते हैं। क्या करते हैं? मक्का व चावल की कृषि करते हैं। लेकिन इनके आजीविका का आधार क्या है? कृषि इनके आजीविका का आधार नहीं है, बल्कि इनके आजीविका का आधार क्या है? आखेटन व संग्रहण है। क्या है? आखेटन व संग्रहण है। इसी के साथ हमारी डामोर जनजाति पूर्ण होती है। आगे हम बात करेंगे अन्य जनजातियों की, यानी अन्य जनजाति राजस्थान में कौन कौन सी हैं। तो प्रत्येक जो अन्य में बताई थी उनका थोड़ा थोड़ा वर्णन देखेंगे बेटा साथ साथ में। अन्य जनजातियां, अन्य में सबसे पहले हम बात करेंगे कथोड़ी की। किसकी बात करेंगे? कथोड़ी की। तो कथोड़ी की चर्चा हम करते हैं। तो कथोड़ी है वो जनजाति हमें कौन से जिले में? जिले की बात आती है तो याद रखना है उदयपुर में। कौन से जिले में? उदयपुर में। अब उदयपुर में हम बात करें तो कहाँ पे? तो उदयपुर है, उसमें अगर हम बात करें तो कहाँ पे? इसमें दो स्थान बता रहा हूँ, याद रखना। एक तो है कोटड़ा झाड़ोल। कौन सा है? कोटड़ा झाड़ोल। कहाँ पे निवास करते हैं? कोटड़ा झाड़ोल में। और दूसरा है सराड़ा पंचायत। कौन सी है? सराड़ा। अब इसी नाम पे अगली पंक्ति आएगी बेटा कि कथोड़ी जनजाति के लोग किस कार्य में दक्ष हैं, यानी निपुण बोलते हैं ना। तो कथोड़ी जनजाति के लोग किसमें दक्ष हैं? तो बेटा खेर के वृक्ष से कत्था बनाने में। कत्था, कथोड़ी, कत्था, कथोड़ी किसमें दक्ष? कथोड़ी जनजाति किसमें दक्ष? कत्था से। कत्था किससे बनाया जाता है, यानी कौन सा वृक्ष है? खेर का वृक्ष है। कौन सा है? खेर का वृक्ष है। और कत्थे का उपयोग किसमें किया जाता है? सबको पता है। किसमें? किसमें बेटा? पान। ठीक है। तो कथोड़ी जनजाति से संबंधित है, आपको ये दो पंक्ति याद रखनी है। अगली जनजाति की हम बात करेंगे। अगली आती है कंजर। कौन सी आती है? कंजर। तो कंजर में बात की जाए तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? इनके निवास स्थान को देखेंगे। तो निवास स्थान में बेटा जिलों की संख्या ज़्यादा है कुछ, जो कंजर जनजाति है वो कहाँ का निवास करती है तो मैं बोल देता हूँ, आप सुन लेना अच्छे तरीके से। एक तो कोटा में निवास करती है, बूंदी में, बारा में, झालावाड़, इसके अलावा चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, अलवर, भीलवाड़ा और अजमेर में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, अलवर, भीलवाड़ा और अजमेर जिले में ये जनजाति क्या होती है? पाई जाती है। अब बात करते हैं कि इनकी उत्पत्ति, यानी कंजर शब्द है इसकी उत्पत्ति। तो कंजर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो इसकी उत्पत्ति हुई है बेटा कानन चार से। किससे हुई है? कानन चार से। और कानन चार का अर्थ क्या होता है? जंगलों में विचरण करने वाला, यानी इसका अर्थ क्या होता है? जंगल में विचरण करने वाला।
तो उत्पत्ति की बात आ गई, कानन 4 से हुई है, और कानन 4 का अर्थ क्या होता है? जंगल में विचरण करने वाला। अब आगे वाली पॉइंट बता रहा हूँ बेटा, उसको अच्छे तरीके से देखना। क्यों देखना? क्योंकि ये आगे जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। पंक्ति लिख रहा हूं मैं, हाकम राजा का प्याला पीकर ध्यान से देखना, हाकम राजा का प्याला पीकर कौन सी जनजाति झूठ नहीं बोलती है? किसका प्याला पीकर? हाकम राजा का प्याला पीकर कौन सी जनजाति कभी झूठ नहीं बोलती है? कंजर। कौन सी? कंजर। इसमें लिख लेना, कभी झूठ नहीं बोलती है। ये कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है बेटा। हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलती कौन सी जनजाति? कंजर जनजाति। कौन सी? कंजर जनजाति कभी भी झूठे नहीं बोलती है। अब आगे हम बात करें इसमें, इनकी कुल देवी, इनकी कुल देवी कौन सी है? तो कुल देवी कौन सी है बेटा? चौथ माता। कौन सी माता? चौथ माता। इनकी कुल देवी, कंजर जनजाति की कुल देवी कौन सी है? चौथ माता है। आगे मैं बात करने जा रहा हूं कि कंजर जनजाति की जो महिलाएं हैं वो नाचने गाने में प्रवीण होती हैं। क्या होती हैं? नाचने गाने में प्रवीण होती हैं। कौन? महिला। किस जनजाति की महिलाएं हैं जो नाचने गाने में परिपूर्ण होती हैं या फिर प्रवीण होती हैं? तो कौन सी जनजाति की महिलाएं हैं? कंजर जनजाति की जो महिलाएं हैं वो नाचने गाने में क्या होती हैं? प्रवीण होती हैं। इसी के साथ आपकी जो कंजर जनजाति है वो पूर्ण होती है। तो कंजर जनजाति को एक बार पुनः देख लो बेटा कि कंजर जो जनजाति है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है। सबसे पहली पंक्ति तो क्या देखनी है कि इनकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है और उसका अर्थ क्या है। तो किससे हुई है? कानन 4 से हुई है, जिसका अर्थ होता है जंगल में विचरण करने वाला। क्या होता है? जंगल में विचरण करने वाला। फिर हमने पढ़ा कि हाकम राजा का प्याला पीकर ये जनजाति है वो कभी भी झूठे नहीं बोलती है। क्या नहीं करती है? झूठे नहीं बोलती है। आगे हमने देखा कि कंजर जनजाति है उसकी कुल देवी कौन सी है। कंजर जनजाति की कुल देवी कौन सी बताई गई है? चौथ माता बताई गई है। कौन सी बताई गई है बेटा? चौथ माता बताई गई है। और लास्ट पंक्ति हमने देखा कि कंजर जनजाति की जो महिलाएं हैं वो नाचने गाने में यानी डांस करना बहुत ही निपुण हुए हैं। अगली हमारी जो जनजाति आती है वो है सांसी। अगली कौन सी है? सांसी। तो सांसी जो जनजाति है ये मूलतः कौन से जिलों में निवास करती है? तो मूलतः अगर हम बात करें तो भरतपुर और अजमेर में। कहाँ निवास करती है? भरतपुर और अजमेर में ये जनजाति क्या करती है? निवास करती है। इसके अलावा इसमें एक पंक्ति और बताई गई है बेटा कि ये जनजाति है ये जंगली जानवरों का क्या करती है? शिकार करती है।
क्या करती है? शिकार करती है। और इनकी आजीविका का जो आधार है वो भी क्या है? जंगली जानवर हैं। कैसे कि जंगली जानवरों के साथ साथ ये लोग क्या करते हैं? हस्तशिल्प करते हैं, नहीं हाथ का कार्य करते हैं। वही इनका क्या है? आजीविका का मुख्य आधार है। और एक पंक्ति आई है बेटा, ये लोग खानाबदोश जीवन जीते हैं। ये लोग कैसा जीवन जीते हैं? खानाबदोश जो जीवन है वो जीते हैं। कौन सी जनजाति के लोग खानाबदोश जीवन जीते हैं? तो याद रखना कौन सी जनजाति है? सांसी जनजाति है। और सांसी जनजाति कहाँ निवास करती है? भरतपुर और अजमेर में निवास करती है। और इनकी आजीविका का मुख्य आधार क्या है? जंगली जानवरों का क्या करना? शिकार करना। और उनसे क्या बनाना? हस्त में हाथ से कोई कार्य करना ही इनका आजीविका का मुख्य आधार है। आगे आता है जनजातियों पर आधुनिकता का प्रभाव, यानी जो जनजाति हैं उन पे वर्तमान में क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो जनजाति तो कंप्लीट हो गई बेटा। अब बात कर रहे हैं जनजातियों से ही संबंधित, यानी आधुनिकता का प्रभाव। यानी वर्तमान जो स्थिति है उसका जनजातियों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो पहला प्रभाव देखते हैं बेटा इसमें कि वनों का वर्तमान में क्या चल रहा है? अंधाधुंध कटाई चल रही है। क्या चल रही है? अंधाधुंध कटाई चल रही है, पहली बात। और कटाई के अलावा जो शेष बच गए, शेष वृक्ष हैं, वो किनके अंतर्गत आ गए हैं? सरकार के। यानी सरकार ने जो शेष वन बचे हैं उन पे निगरानी रखना क्या कर दिया है? शुरू कर दिया है। और वनों पे निगरानी हो गई तो जो जनजाति हैं वनों से जो उत्पाद प्राप्त करते थे या फिर वनों में विचरण करते थे, उनका जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा है? उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा बेटा? प्रतिकूल, यानी विपरीत प्रभाव उनके जीवन पे पड़ गया है। यानी उनका आजीविका का जो साधन था वो क्या हो गया है? बंद हो गया है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो दूसरा पॉइंट हमारा आता है कि जो वन्य जीव हैं, क्या है बेटा? जो वन्य जीव हैं, वन्य जीवों में क्या आई है? कमी आई है। कैसे आई है? वन नष्ट हो गए। तो वनों में जो जीव निवास करते थे या फिर वनों में जो जीव थे उनमें भी धीरे धीरे क्या आनी शुरू हो गई है? कमी आनी शुरू हो गई है। और इन्हीं कमी के कारण इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा गई है। वन्य जीवों की कमी के कारण ही इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो क्या हो गई है? चरमरा गई है। यानी इनकी अर्थव्यवस्था क्या हो गई है बेटा? बिगड़ गई है। तो दो कारण हो गए। अब तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा आता है जो जनजातियां कृषि करती थी उनकी सीमित कृषि भूमि रह गई है। क्या रह गई है? सीमित कृषि भूमि। जनसंख्या अधिक, कृषि भूमि तो क्या बताई गई है? सीमित है, लेकिन जनसंख्या धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ रही है। और इन्हें मजबूरी में क्या करना पड़ रहा है? देखो, सीमित कृषि भूमि और जनसंख्या अधिक होने के कारण ये लोग मजबूरी में कहाँ जा रहे हैं? मजबूरी में कस्बों व शहरों में मजदूरी के लिए इनको जाना पड़ रहा है। कस्बों व शहरों में क्यों जाना पड़ रहा है? इनकी क्या मजबूरी है? मजबूरी ये है कि इनकी जो जनसंख्या है वो दिन प्रतिदिन क्या हो रही है? बढ़ रही है। और इनके जो संसाधन थे आजीविका के वो सभी संसाधन धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं।
यही कारण है कि इस जनजाति के जितनी भी हमारी जनजातियां हैं वो शहरों की ओर या फिर बड़े बड़े कस्बे हैं उनकी ओर अपना रुख कर लिया है। क्यों? किसके लिए? मजदूरी के लिए। आगे मैं बात करूं, अगला जो हमारा पॉइंट आता है 4 नंबर, इनका रुख शहरों की ओर अधिक होने लगा है। अभी पढ़ा मजबूरी में शहरों में जा रहे हैं मजदूरी के लिए, लेकिन ये जो शहरों में जा रहे हैं, शहरों में जाने के कारण इनकी बोलचाल, खान पान, वेशभूषा आदि में भी क्या आना शुरू हो गया है? परिवर्तन आना शुरू हो गया है। क्या आना शुरू हो गया है? परिवर्तन आना शुरू हो गया है। यानी पहले इनकी वेशभूषा अलग थी, पहनावा अलग था, इनका खान पान अलग था, जंगलों में निवास करते थे, लेकिन जैसे जैसे शहरों में आए हैं तो इनके निवास स्थान में भी क्या होना शुरू हो गया है? परिवर्तन होना शुरू हो गया है। अब बात करें दिन भर मजदूरी करने के कारण, किसके कारण? दिन भर मजदूरी करने के कारण इन्हें किसकी लत लग गई है? नशे की। यानी नशे की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण इनकी जो आर्थिक दशा है वो भी क्या हो गई है? बिगड़ गई है। किस कारण? नशे की लत के कारण इनकी जो प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे क्या होने शुरू हो गई है? खराब होनी शुरू हो गई है। अब लास्ट पॉइंट में अगर हम बात करें कि आधुनिकता का प्रभाव किस प्रकार से पड़ा, जैसे जैसे इनका संपर्क शहरों की ओर बढ़ा है या फिर कस्बों की ओर बढ़ा है तो इनमें शिक्षा का प्रचार भी होना शुरू हो गया। यानी इनका जो रुझान है वो धीरे धीरे किसकी ओर बढ़ने लगा है? शिक्षा की ओर बढ़ना शुरू हो गया है, जिसके कारण ये लोग क्या हो गए हैं? जागरूक हो गए हैं। क्या हो गए हैं बेटा? जागरूक हो गए हैं। और कई जनजाति ऐसे हैं जो सरकारी सेवाओं में भी आनी शुरू हो गई हैं। जैसे मीणा जनजाति पड़ा था, तो शहरों के संपर्क में आने से इन जनजातियों के लोगों में जागरूकता बढ़ी है, शिक्षा का प्रसार बढ़ा है, जिसके कारण ही जनजातियों के जो लोग हैं वो धीरे धीरे अब कौन सी सेवाएं देना प्रारंभ कर रहे हैं? राजकीय सेवाएं देना प्रारंभ कर रहे हैं। अब इस पार्ट का लास्ट जो हमारा टॉपिक बचा है बेटा वो रहेगा किससे संबंधित है? कि सरकार द्वारा जनजातीय लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। लास्ट पॉइंट है कि जो सरकारें हैं वो इन लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चला रहे हैं। तो जनजातीय लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए चलाए गए कार्यक्रम, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा केवल कार्यक्रम। क्वेश्चन जो बना है वो आपको बता चुका हूँ कि जनजातीय लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं या फिर सरकार द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम संचालित किए गए हैं, तो उनसे संबंधित हम बात करेंगे। तो कार्यक्रमों की अगर हम बात करें तो पहला जो कार्यक्रम आता है वो है जनजाति उप योजना क्षेत्र। जनजाति उप योजना क्षेत्र, जिसे कहा जाता है टाडा। ये भी याद है, क्या कहा जाता है? टाडा। दूसरा है परिवर्तन क्षेत्र विकास कार्यक्रम। परिवर्तन क्षेत्र विकास कार्यक्रम। परिवर्तन क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसको क्या कहा जाता है बेटा? ऊपर वाले को टाडा कहा जाता है, नीचे वाले को माडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माडा कहा जाता है। अगला आता है शहरिया विकास कार्यक्रम। शहरिया विकास
कार्यक्रम। शहरिया विकास कार्यक्रम है, ये शहरिया जनजाति के लिए संचालित किया गया है बेटा। अगला आता है माडा क्लस्टर योजना। माडा नाम आया ना, परिवर्तन क्षेत्र विकास कार्यक्रम, उसी से संबंधित दूसरा जो कार्यक्रम है वो है माडा क्लस्टर योजना। कौन सा है? माडा क्लस्टर योजना। पांचवें कार्यक्रम की बात करें, बिक्री जनजाति विकास कार्यक्रम। कौन सा है? बिक्री जनजाति विकास कार्यक्रम। अगला आता है स्वच्छ परियोजना। कौन सा है? स्वच्छ परियोजना। सातवां जो हमारा कार्यक्रम आता है वो है जनजाति क्षेत्र रेशम कीट पालन कार्यक्रम। जनजाति क्षेत्र रेशम कीट पालन कार्यक्रम। जनजाति क्षेत्र रेशम कीट पालन कार्यक्रम। अगला आता है एकलव्य योजना। कौन सा है? एकलव्य योजना। नौवां जो हमारा आता है वो है रूक भायला। कौन सा है? रूक भायला कार्यक्रम। और लास्ट जो हमारा आता है बेटा 10 नंबर। 10 नंबर जो कार्यक्रम है वो है रोजगार कार्यक्रम। कौन सा है? रोजगार कार्यक्रम। इस प्रकार से जो जनजातियां हैं उनके लिए जो कार्यक्रम चलाए गए हैं वो कौन कौन से हैं? तो जनजातियों के विकास के लिए या फिर इनकी उन्नति के लिए सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो योजनाएं कौन कौन सी हैं? तो योजनाएं कितनी हैं बेटा? 10 हैं। कितनी हैं? 10 योजनाएं संचालित हैं। पहली है जनजाति उप योजना क्षेत्र, जिसे क्या कहा जाता है? टाडा कहा जाता है। पहला कार्यक्रम कौन सा है? जनजाति उप योजना क्षेत्र यानी टाडा। दूसरा आता है परिवर्तन क्षेत्र विकास कार्यक्रम। दूसरा कार्यक्रम कौन सा है? परिवर्तन क्षेत्र विकास कार्यक्रम यानी माडा। तीसरा है शहरिया विकास कार्यक्रम। कौन सा? शहरिया विकास कार्यक्रम। चौथा है माडा क्लस्टर योजना। माडा पहले आया था ना, परिवर्तन क्षेत्र विकास कार्यक्रम, क्लस्टर योजना भी बोल सकते हो इसे। पांचवा आता है बिखरी जनजाति विकास कार्यक्रम। कौन सी जनजाति? जो बिखरी हुई जनजाति है उनके विकास हेतु तो संचालित कार्यक्रम। छठा है स्वच्छ परियोजना। और सातवां आता है जनजाति क्षेत्र रेशम कीट पालन कार्यक्रम, यानी जनजाति क्षेत्रों में रेशम कीट हेतु एक कार्यक्रम चलाया गया है। आठवां है एकलव्य योजना। नौवां आता है रूप भायला कार्यक्रम। तो याद रखना रूप भायला जो कार्यक्रम है वो किनके लिए संचालित है? तो जनजातियों के विकास हेतु संचालित है। और लास्ट में 10वां हमारा आता है रोजगार कार्यक्रम। कौन सा है? रोजगार कार्यक्रम। इन सभी कार्यक्रमों को संचालित करने से जनजातियों के विकास में आशातीत प्रगति हुई है। यानी जब से ये कार्यक्रम संचालित किए गए हैं तब से जो जनजातियां थी उनका विकास धीरे धीरे क्या होने लगा है? अधिक होने लगा है। इसी के साथ ही हमारा जो अध्याय था राजस्थान की जनसंख्या और जनजाति संबंधी वो पूर्ण होता है। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।